नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी से हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के कुछ सूत्रों को हमने जान लिया है। हमारा अंतिम सूत्र था गमो हर्स्वादचित गमुन नित्यम। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 32वां सूत्र था हमारा। आज के सूत्र हम 2-3 सूत्र एक साथ करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। हम एक दूसरे सूत्र के साथ इनको समझेंगे तो हमें ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने में। तो आइए हम देखते हैं। आज का हमारा पहला सूत्र है समय सुटी। समय सुटी 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र है। इसकी हम परिभाषा देखें तो समोरु सुटी। समोरु सुटी, इसको हम परिभाषित करने से पहले परिभाषा को वार्तिक देखते हैं एक, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वार्तिक है समपरिभ्याम करोतु भूषणे। समपरिपूर्वस्य करोते सुट शाद भूषणे। अर्थात सम और परि, सम और परि ये दो इसमें उपसर्ग हैं। सम और परि उपसर्ग के बाद करोतु अर्थात क्री धातु, क्री धातु, क्री धातु और त्रिच प्रत्यय से कर्ता बनता है हमारा, जो कि अभी हमारे यूज में आएगा। तो सम और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु हो, और वह क्री धातु भी किस अर्थ में हो? भूषण अर्थ में हो, अर्थात विभूषित हो, उसकी कोई विशेषता होनी चाहिए। तो वहाँ पर किसका आगम होगा? सुट का आगम होगा। सम या परि उपसर्ग के बाद क्री धातु हो और वह भी भूषण अर्थ में हो, यानी कि विभूषित अर्थ में हो, तो सुट का आगम होगा। इस वार्तिक के अनुसार क्या होगा, हम इसको लिख के देखते हैं। जैसे सम उपसर्ग है और यहाँ पर है कर्ता। कर्ता जो है क्री धातु और त्रिच प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, यह है कर्ता। तो सम, इसमें हमें किसका आगम करना है? सुट का आगम करना है। सुट का आगम हम कैसे करेंगे? जैसे सम धन सुट धन कर्ता, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ट की हलंतम से इत संज्ञा तस्य लोपे से लोप, जैसे हमने पहले ये जान चुके हैं। ऊ से उपदेशीय अचनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोपे से लोप, तो ये हम छोड़ देंगे। यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास? सम स कर्ता, सम स कर्ता। तो हमारे पास बनेगा हमारा संस्कर्ता। संस्कर्ता, इस प्रकार से। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। इसमें कहा गया है कि सम के बाद सुट आगम हो तो किसका आगम होगा? रू का आगम होगा। सम के बाद अगर सुट हो तो किसका आगम होगा? रू का आगम होगा। और रू का आगम कहाँ पर होगा? म के स्थान पर होगा। क्लियर? परिभाषा हमारी कहती है कि सम के बाद सुट आगम है, सम के बाद सुट आगम है। यहाँ पर हमने इसको सिद्ध कर दिया है। सम के बाद सुट आगम है, तो सुट आगम होने के कारण जो म है, म को किसका आगम हो जाएगा? रू का आगम हो जाएगा। अब हम म का रू आगम करेंगे इस परिभाषा के अनुसार। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा स म के स्थान पर रू धन स्कर्ता, सरुस्कर्ता, इस प्रकार से हो जाएगा सरुस्कर्ता है। यह डेफिनेशन हमारी यही कहती है। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। हम एक बार देख लेते हैं फिर से। समय सुटी, यह हमारा सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र है। परिभाषा अगर देखें तो समो रु सुटी,
अर्थात सम के बाद सुट आगम हो तो रु का आगम हो जाता है। इससे पहले हमें वार्तिक देखना होता है जिससे कि हम क्लियर इसको समझ पाते हैं। सम परिभ्याम करोतो भूषणे, सम परिपूर्वश्य करोते सुट शाद भूषणे, अर्थात सम और परि उपसर्ग के बाद क्री धातु हो और क्री धातु भूषण अर्थ में हो तो सुट का आगम हो जाएगा। यहाँ पर हो जाता है सम सुट कर्ता, क्री धातु से कर्ता बना है। यहाँ पर सम सुट में सिर्फ स रह जाता है और स किसमें, कर्ता में आएगा, क्री धातु में विलीन हो जाएगा। ठीक है, क्री धातु में ही इसका सुट का आगम होगा। तो यहाँ पर सम कर्ता ये हो जाता है। फिर परिभाषा हमारी कहती है कि सम के बाद सुट आगम अगर होता है तो रु, तो यहाँ पर हमने स के बाद म के स्थान पर रु कर दिया, सरु कर्ता। इस प्रकार से हमारा यह उदाहरण सिद्ध होता है और यह सूत्र हमारा क्लियर होता है। अगला हमारा सूत्र है अत्र अनुनासिक है पूर्वश्य तु वा। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। अत्र अनुनासिक है, अत्र यहाँ, यहाँ, यहाँ कहाँ, जहाँ पर हमने रु का आगम किया है। ठीक है, रु का आगम। यह सूत्र क्या कहता है, अत्र रु प्रकरणे रो पूर्वश्य अनुनासिको वा, अर्थात यहाँ जो रु का आदेश हुआ है, हमने पहले वाले सूत्र में रु का आदेश किया था, यहाँ जो रु का आदेश हुआ है तो उस रु के पूर्व में क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। क्लियर, इसको हम अनुनासिक कर देते हैं। जैसे सरु धन स्कर्ता, ये किया था हमने। यहाँ पर अनुनासिक करेंगे, किसके स्थान पर, र के स्थान पर, रु के स्थान पर अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु होता है, स्कर्ता, इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर, बिल्कुल इजी है, संस्कर्ता, इस प्रकार से बन जाता है ये। फिर से देख लेते हैं, अत्र अनुनासिक पूर्वश्य तु वा, लेकिन ये विकल्प से होगा, हम कर भी सकते हैं इसको और नहीं भी कर सकते हैं। इसकी परिभाषा है अत्र रु प्रकरणे रु पूर्वश्य अनुनासिको वा, अर्थात यहाँ जो रु का आगम हुआ है, रु के पूर्व अनुनासिक हो जाएगा लेकिन विकल्प से होगा। अब यहाँ पर रु के स्थान पर, रु हमने पहले किया था, रु के स्थान पर हमने क्या किया है, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु यहाँ पर लगा दिया है रु को हटाकर। तो इस प्रकार से हमारा बन जाता है। अगला सूत्र है हमारा अनुनासिकात परो अनुस्वार है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का चौथा सूत्र है, अनुनासिकात परो अनुस्वार है। अभी इन्होंने अनुनासिक कर दिया था, लेकिन यह सूत्र क्या करता है, अनुनासिकम विहाय रोह पूर्वस्मात् परो अनुस्वार है आगम है, कि यहाँ पर अनुनासिक को छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, जो रु के पूर्व जो अनुनासिक हुआ है, रु के पूर्व जो अनुनासिक हुआ है, उस अनुनासिक के अभाव में या अनुनासिक को छोड़कर किसका आगम हो जाएगा, अनुस्वार का आगम हो जाएगा। ये सूत्र सिर्फ ये कहता है। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पर इन्होंने अनुनासिक किया था, यहाँ पर हमने अनुस्वार करना, सिर्फ ये चेंज है। इसको सरु स्कर्ता, इसको हमें रु के स्थान पर क्या करना है, यहाँ पर अनुस्वार कर देना है, स्कर्ता। ये दो बन रहे हैं, अनुस्वार में इस प्रकार, सॉरी अनुनासिक में इस प्रकार से और अनुस्वार में इस प्रकार से। ये सूत्र सिर्फ ये कहता है। अगला सूत्र देख लेते हैं, खर अवसानियों विसर्जनीय है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र है,
खर अवसान्यो विसर्जनीय है। परिभाषित करें तो खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्ग है। खरी अर्थात खर प्रत्याहार और अवसाने अर्थात जो अंतिम वर्ण होते हैं। खर प्रत्याहार का कोई वर्ण या फिर अवसान में हो तो जो रेफ है, रेफ के तुरंत बाद होना चाहिए। ठीक है, रेफ के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है या अवसान में है तो उस वर्ण को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ये 13 वर्ण आपके आते हैं। इसमें स आता है तो हमारे पास स ही है। ठीक है, अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। ये हमारा था, एक तो हमारा अनुनासिक था स स्कर्ता, एक संस्कर्ता। अब इन्होंने परिभाषित क्या किया है इसको कि रेफ के तुरंत बाद, रेफ क्या होता है, र के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या अवसान में हो तो उसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर रू था ना, रू यानी कि रेफ। क्लियर। तो र के स्थान पर विसर्ग करना है हमें, यहाँ पर विसर्ग यहाँ पर करना है हमें। र था ना यहाँ पर, यानी कि रेफ था तो इस पर विसर्ग, यहाँ पर विसर्ग कर देंगे हम, यह विसर्ग हो जाएगा। सहस्कर्ता या फिर संस्कर्ता, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सहस्कर्ता संस्कर्ता। ये सूत्र हमारा इतना ही कहता है कि खर या अवसान में हो और रेफ के बाद हो। ठीक है, रेफ के बाद तो विसर्ग का आगम हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसी में एक वार्तिक दिया हुआ है। ये वार्तिक क्या कहता है कि सम पुम और कान 100 वक्तव्य है। सम पुम कान के स्थान पर जो विसर्ग आदिष्ट हुआ है वह स हो जाता है, स हो जाता है। ठीक है, स हो जाता है, यानी कि विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, यहाँ पर स करना है। अब इसको हम कर देंगे, जैसे इसी को ले लेते हैं, संस्कर्ता। ये विसर्ग के स्थान पर हमने आधा स कर दिया है, इसको हम संस्कर्ता, इस प्रकार से। क्लियर। ये वार्तिक हमारा यही कहता है। तो इस प्रकार से हमने आज 3 से 4 सूत्र किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।